नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाए थे, उसके अंत में ये हुआ था कि आज ज़मीनी विवाद पर हम लोग अगले सप्ताह वीडियो बनाएंगे। तो लेकिन आज कुछ अनियमितताएं होने के कारण ज़मीनी विवाद को अगले सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और आज का जो विषय है महिलाओं से संबंधित है। तो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, ताकि महिलाओं को ये जानकारियां हो जाएं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उनके अधिकार क्या हैं, किस तरह से वो उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगर उनके साथ दहेज प्रताड़ना हो रही है तो किस तरह से लड़ सकते हैं, दहेज हत्या होती है तो परिवार के लोग किस तरह से लड़ाई लड़ करके जीत सकते हैं, या तमाम सारी घटनाएं जो जो बोला नहीं जा सकता वीडियो में, ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। उसको लेकर के भी बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन महिलाओं को पता नहीं है। और इसी के तहत मिशन शक्ति जागरूकता अभियान भी शासन प्रशासन चलाती है, और लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों को उनको बताने के लिए। लेकिन बावजूद उसके जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो सब एक दिखावा बन करके रह जाता है। वही महिलाएं जिनको जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी प्रशासन के लोग पहुंचते हैं उनके तक, उनके पास अगर वो महिलाएं पहुंचती हैं तो उनके साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर फिर बैठे हुए हैं, ताकि आप लोगों के सामने उन विषयों को की चर्चा की जा सके, ताकि आपको जानकारी हो कि किस घटना में, किस मामले में आप किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं और वो लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या कानून है, आपके अधिकार क्या हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम एडवोकेट हाई कोर्ट अमित श्रीवास्तव जी के साथ फिर से बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी सम्मान आप लोगों को मिलना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ताकि इस तरह के जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उसके तहत लोगों को एक जागरूकता मिले। और अभी कुछ संस्थाओं के द्वारा भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपको लेकर के उसमें भी चर्चा हो रही थी कि आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं, तो सम्मानित आपको भी किया जाएगा। वो भी समय आएगा, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो हम यहाँ पर बैठे हैं तो महिलाओं से संबंधित विषयों को लेकर के बैठे हैं। तो क्या क्या अधिकार हैं महिलाओं के, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को, हमारा अभिवादन है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिवक्ताओं की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कि हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 39A में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्री लीगल एड जो है वो समय समय पर हम लोगों को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा प्रोफेशन क्या है कि कोई बिजनेस नहीं है। हम लोग भी एक तरह से समझ लीजिए कि समाज के प्रति हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिस प्रकार से आपको हम लोग देखते हैं कि आप जागरूक हैं और पूरी इंथुजियाज्म के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो आपसे हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि संजीव जी जो है अगर इस प्रकार से लोगों के साथ खड़े हैं तो हम लोगों को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जी। तो पहला टॉपिक आज शुरू कर देते हैं कि जो एसिड अटैक की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, उस पर क्या कानून है, किस तरह से जो आरोपी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और कैसे महिलाएं इससे बच सकते हैं। कुछ जागरूकताएं इसको लेकर के आप दीजिए महिलाओं को। देखिए, पहले तो हमारे देश के युवाओं को इस बात का भ्रम है कि जो एसिड अटैक वो करते हैं वो कानून के दायरे में नहीं आता है। क्योंकि बहुत से युवा ऐसे होते हैं जिनकी उम्र जो होती है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, मतलब 25 साल के अंदर युवा होते हैं जो इस प्रकार की अपराध को अंजाम देते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि एसिड अटैक तो सबसे पहले एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आ चुका है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। और इसकी जो धारा थी आईपीसी में वो थी 326A और 326B, जो कि अब चेंज हो गई है। और अभी हम सीआरपीसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईपीसी की बात हो रही है, तो हम लोग बीएनएस की बात कर रहे हैं, बीएनएसएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो बीएनएस है नया, जो आईपीसी की जगह पर अब चल रहा है, उसमें ये धारा जो है वो 124 है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो 326A और B जो आईपीसी की थी, इंग्रेडिएंट्स सेम हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि जो एसिड अटैक करते हैं, सबसे पहले तो उनको 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, 326A में ये बताया गया था। और यदि मान लीजिए उन्होंने एसिड अटैक किया, प्रयास किया और वो महिला बच गई किसी कारणवश, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, तब पर भी उनको 5 से 7 साल तक की सज़ा होगी, केवल अटेम्प्ट करने पर, कि उन्होंने एसिड फेंकने का केवल प्रयास मात्र किया है। तो ये भी जानकारी बिल्कुल अहम है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं
उन युवाओं को भी सचेत करना चाहता हूं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और किसी लड़की का जो है भविष्य बर्बाद करने का सोच रहे हैं, तो इस पर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। यदि आप प्रयास करते हैं और विफल रहते हैं तब पर भी आपको 5 से 7 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। और इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि एसिड जो है वो मतलब ईजिली जो है दुकानों पर नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता है तो उनका आधार कार्ड और रजिस्टर में नाम नोट होना चाहिए मोबाइल नंबर के साथ। हालांकि इन चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश जारी किए हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर। और यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या ऐसा एक्यूज्ड पर्सन है जिसने किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंका और उनको उससे नुकसान पहुंचा है, तो वो विक्टिम है तो उसका खर्चा भी सजा के साथ साथ उसके जो खर्चे होंगे कंपनसेशन, ट्रीटमेंट के अलावा अलग से कंपनसेशन, और उनको उसी सोसाइटी में रिहेबिलिटेट कराने के लिए जो पैसे या खर्च देने होंगे वो भी उसको ही देने पड़ेंगे और उनके परिवार को देने पड़ेंगे। तो ये कंसिक्वेंसेस भी जानना जरूरी है कि यदि आप सोच रहे हैं कि ये एक छोटा सा अपराध है कि किसी के ऊपर हम एसिड फेंक करके बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, जो कि पुरानी आईपीसी में भी था और नई बीएनएस में भी है। अब एक ऐसे प्रकरण सामने आपके रहते हैं हमारे आपके कि जो सबसे ज़्यादा घटनाएं उस पर होती है मारपीट की। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं मारपीट की होती हैं। तो मारपीट अगर महिलाओं के साथ हो रही है तो मारपीट करने वाले के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? प्रश्न जैसे मान लीजिए मारपीट है या फिर छेड़छाड़ से संबंधित भी है। घरेलू हिंसा जो होती है, घरेलू मारपीट जो होती है वो उसकी बात की देखिए, मारपीट की यदि आप बात कर रहे हैं केवल, तो मारपीट के लिए तो देखिए जो धाराएं महिलाओं के लिए हैं वही पुरुषों के लिए हैं, सबके लिए सेम एप्लीकेबल है। ये इस तरह की घटनाएं होती हैं यदि ससुराल में जाने के बाद। नहीं, ससुराल में जाने के बाद तो देखिए उसके लिए तो 498A जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो क्रूएल्टी हो रही है महिलाओं के साथ, वो तो 498A जो है वो तो है ही है। उसके अलावा अब जैसे मान लीजिए मारपीट हो रही है तो 323, 325 अगर गंभीर मारपीट है तो, हत्या का प्रयास किया गया तो 307, ये सब धाराएं तो देखिए सबसे कॉमन है। और यदि दहेज उत्पीड़न कर रहे हैं तो फिर धारा 3-4 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, वो एप्लीकेबल हो जाएगी, उसमें भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार से महिलाएं भी जो है अपने आप को सेफ कर सकती हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। उनके पास भी अधिकार अवेलेबल हैं कि यदि उनके साथ मारपीट होती है, अगर हल्की मारपीट हो रही है तो 323 में वो मुकदमा कर सकती हैं, उसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि उनको चोट आई है गंभीर तो फिर वो 325 में, धारा 325 में वो कर सकती हैं, तो उस पर भी जो है उनको 7 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। छेड़छाड़ करने पर किस तरह की धाराएं उस पर लगेंगी? छेड़छाड़ देखिए मुद्दा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल सबसे कॉमन हो गया है कि लोगों को पहले ये लगता था कि कोई महिला जा रही है, कि माताएं बहनें जा रही हैं, तो बहू बेटियां जा रही हैं, तो लोग बहुत इजीली समझते थे कि किसी को छेड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कानून नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारी कानून में जब पहले भी संशोधन हुआ है, अभी जो संशोधन हुआ है वो तो हुआ ही है, आईपीसी के समय में भी बहुत संशोधन इसमें किए गए थे। तो हम आईपीसी और बीएनएस दोनों को लेकर के आपको बताएंगे कि दोनों में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। यदि मान लीजिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आईपीसी की जो धारा 354 है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 354 में भी कई कैटेगरियां बांटी गई हैं, जैसे 354A हो गया। यदि मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि महिला जा रही है, किसी ने उनको गलत इशारा कर दिया, केवल इशारा मात्र से ही वो 3 साल की सजा उनको हो सकती है। यदि मान लीजिए उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश मात्र की या कुछ इस प्रकार की भाषा बोल दी जो कि असहज है, जो नहीं बोलनी चाहिए, तो भी उन पर जो है 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो मैं अपने देश के युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है इस प्रकार की बातों से अब अपना ध्यान हटा दें, क्योंकि पूरा कैरियर आपका बर्बाद हो सकता है यदि एक बार आपने इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हो गए। दोस्तों के कहने पर भी यदि आपने छोटी सी भी हरकत करने की कोशिश कर दी तो आपको जो है बड़ी सजा, लाइफ खराब हो जानी है। मुंह नहीं दिखा पाएंगे लोगों, मुंह भी नहीं दिखा महिलाएं इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनकी जागरूकता के लिए एक खास वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आए तो आप लोग उसको अच्छे से फेस कर पाएं
और उस पर कानूनी कार्रवाई करा पाएं। अच्छा, इस वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखिए। इसमें एक धारा जो है 354A का हमने जिक्र किया था। अगर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं तो धाराओं को नोट भी कर सकते हैं। जी। अब जैसे मान लीजिए 354A जो नई धारा है वो धारा 75 हो गई है इस समय BNS की। ठीक है, तो 354B के बारे में यदि हम बताएं, यदि मान लीजिए किसी महिला को किसी प्रकार से निर्वस्त्र करने का यदि प्रयास किया जाएगा तो 3 से 7 साल तक की सजा का उसमें भी प्रावधान है। छेड़छाड़ के क्रम में ही मान लीजिए जी जी जी। किसी ने यदि कोई वस्त्र को खींचने का प्रयास किया तो उसमें भी ये धारा लग जाएगी, 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। 354B जो है वो अब 76 हो गई है धारा BNS की। और यदि मान लीजिए वॉयूरिज्म, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी एक हाल में एग्जांपल देखा था, एक 5 स्टार होटल था लखनऊ का नहीं, दिल्ली का, वहाँ दिल्ली या नोएडा का था। वहाँ पर क्या था कि प्राइवेट मूवमेंट्स को किसी ने जो है बाहर से वीडियो बनाने की कोशिश की थी, कोई कपल थे। तो इस प्रकार की यदि हरकत कर रहे हैं तो इसमें भी जो है आपको 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसकी जो धारा है वो 77 है BNS की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आजकल की जो महिलाएं हैं या जो बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनको इस धारा को कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये धारा काफ़ी काम आने वाली है। 354D जिसको स्टैकिंग कहा जाता है, और ये जो BNS की धारा नई वाली है इसमें धारा 78 है ये। तो इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए वो जा रही हैं और कोई इंसान उनको फॉलो कर रहा है रेगुलर, जैसे कोई महिला स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है और कोई व्यक्ति उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो उस केस में जो है इनको कम से कम 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो जैसे कुछ मनचले जो हो गए मोहल्ले में या फिर इधर उधर जो हैं वो इस प्रकार की हरकत यदि करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको इससे जेल जाना पड़ सकता है। 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न या इस तरह के मामलों में कई बार देखा जाता है कि पीड़िता जो होती हैं उन्हें ही आरोपी बना दिया जाता है अगर विपक्षी मजबूत हैं। तो ऐसे में पीड़िता की सुनवाई नहीं होती तो वो कहाँ जाएं, क्या करें, ये रास्ता उन्हें बताइए। देखिए, दहेज हत्या या दहेज उत्पीड़न जो होती हैं वो तो खैर एक जघन्य अपराध है ही है, डाउरी डेथ अपने आप में। लेकिन दहेज उत्पीड़न के लिए भी कानून बने हुए हैं। अब देखिए, हर चीज़ का साक्ष्य तो देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम एक तरफा महिलाओं के टॉपिक पर जरूर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यदि महिला सही है तो उस चीज़ का साक्ष्य आप रखें, क्योंकि देखिए दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। यदि आप दहेज दे चुकी हैं और कह रही हैं कि मैंने दहेज दिया है तो आप भी कानून की श्रेणी में आती हैं। और यदि आपसे कोई दहेज मांग रहा है तो उसका साक्ष्य दीजिए। तो धारा 3 और 4 जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत जो है आप पर वो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो अभी जब जैसे महिलाओं से संबंधित बातें हो रही हैं तो अभी ताज़ा मामला कौशाम्बी का है। लोहंदा कौशाम्बी का एक कांड है जो 11 साल की बच्ची के साथ, खबरों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है। और उसके बाद जो आरोपी थे उनको पुलिस ने उठा करके जेल भेज दिया, और जेल जो आरोपी गए हैं उनके फादर ने आत्महत्या कर ली थाने पर आकर के। तो इस मामले में जो पीड़ित पक्ष था, पीड़िता थी, उसके घर वालों को ही जेल भेज दिया गया और वो छूट करके चले आए, ये खबरें कह रही हैं जी। तो ऐसे में क्या संदेश जाता है? देखिए, हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपनी पिछली वीडियो को जिसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया था। तो हमने ये बताया था कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार पता होने चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम केवल पुलिस पर ही निर्भर रहें कि पुलिस यदि FIR करेगी तभी हमारी सुनवाई होगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप न्यायालय में, दूसरा रास्ता है, न्यायालय में किसी भी अधिवक्ता के थ्रू जा करके अपनी कंप्लेंट को दे सकते हैं। और आपके पास जो हमने आपको बताया था कि 154(3) में एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें कि SP स्वतः संज्ञान लेते हैं और SP महोदय जो है वो थाना प्रभारी को कहते हैं कि भैया आप इस पर FIR रजिस्टर कीजिए। संज्ञेय श्रेणी का कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि बिना, समझ लीजिए कि कोर्ट की परमिशन के गिरफ्तारी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे अपराध हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल में क्या है कि बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो पुलिस जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन तो लेने नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है। और यदि मान लीजिए पुलिस नहीं सुनती है, SP महोदय को
शिकायत करने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर उनके पास 156(3) में जो है वो मजिस्ट्रेट को भी आवेदन दे करके FIR रजिस्टर कराई जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए उनको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस से भी यदि त्रस्त हैं, लोग प्रशासन से भी त्रस्त हैं, तो उनको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे रास्ते उनको भी जो हैं। है जो धाराएं मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है कि एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखें और उन धाराओं को नोट करके नोट आप करें। खुद से भी गूगल करके और यूट्यूब करके उसके बारे में, उसके विषय में जान सकते हैं और किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष को न्यायालय में मजबूती से रख सकते हैं। आत्महत्या करना इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। यदि आपकी सुनवाई नहीं होगी तो उसके लिए कई लोग बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं सुन रहे तो आप दूसरे एक नहीं सुन रहे तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं। यदि दोनों। मान लीजिए सिविल कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप रिट फाइल कर सकते हैं, मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। कोई पुलिस अधिकारी यदि अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आप उस रिट को भी माननीय उच्च न्यायालय से फाइल कर सकते हैं। तो अधिकारों को जानना जरूरी है। ये नहीं कि उन चीज़ों से त्रस्त होकर के हम जो है आत्महत्या कर रहे हैं या फिर हम जो है परेशान हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं। तो यही है कि अधिकार लोगों को पता नहीं है, इसलिए पुलिस पर डिपेंड रहते हैं। फिर थाने का घेराव करेंगे, हो हल्ला करेंगे, उसके बाद फिर जो होगा उनके सामने आएगा। उसके बाद फिर ये भी बातें सामने आती है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरा रास्ता भी है। अगर दूसरा रास्ता आप कोर्ट की तरफ अगर देखें तो आपको वहाँ से न्याय मिल सकता है, अगर सही आप अधिवक्ता चुन लेते हैं तो। कई बार देखा जाता है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाता है इन्हीं बातों के लिए। उनके घर घर जाकर के, मोहल्ले में जाकर के मिशन शक्ति के तहत जो ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर महिलाएं हैं, वो जा करके जागरूक करते हैं कि आपके ये अधिकार हैं। लेकिन बावजूद उसके जब वही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए उसी थाने पर जाते हैं तो वहीं से उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक मामला सामने आता है कि पुलिस एक तरफ जागरूक भी करती है और दूसरी तरफ सुनती भी नहीं है। बस जनता को यही नहीं मालूम कि दूसरा भी रास्ता है। तो इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है कि अगर पुलिस के द्वारा आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से न्याय आसानी से ले सकते हैं, बिना हो हल्ला किए, बिना धरना प्रदर्शन किए। और पुलिस प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी जब न्यायालय इसको संज्ञान में लेगी चीज़ों को। जब न्यायालय जो है किसी चीज़ का संज्ञान लेती है तो वो पुलिस की, प्रशासन की मजबूरी हो जाती है कि उस पर उनको कंप्लायंस करना ही करना है, उसका अनुपालन करना ही करना है। वो बाउंड है उस चीज़ के लिए। लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि अगर ये पुलिस प्रशासन के भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा, अन्याय कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून है, उनके ऊपर भी शासन कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। तो इसी तरह कई बार देखा जाता है कि जो दलित महिलाएं होती हैं वो पीड़ित होती हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होता, अन्याय हो जाता है। बस वो ये समझती हैं कि अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन साथ देने वाले हैं अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो जो अधिकारी अन्याय करते हैं, नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको एक जनरल घटना बताता हूँ, आए दिन जो हम अधिवक्ताओं के साथ भी घटित होती रहती हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब एक रिसेंटली हम लोगों ने एक कंप्लेंट केस फाइल किया जी। उसमें सम्मन जाना था, नोटिस जानी थी एक्यूज्ड को। वो नोटिस जो है कोर्ट ने जारी कर दी और उसको जो है पैरोकार जो हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो उसको ले करके चले गए, रिसीविंग उन्होंने दे दी। ठीक है, रिसीविंग देने के बाद उन्होंने नोटिस को सर्व नहीं कराया, पहली डेट निकल गई। ठीक है, हो सकता है कि इसके पीछे उनकी कुछ और भी मंशा हो या कुछ वो चाह रहे हो कि भाई जो है उनको कुछ खर्चा पानी दिया जाए। लेकिन हमारा कहना है कि कुछ अधिवक्तागण ऐसे भी हैं जो उसमें वो कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि डिसिप्लिन और चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमने कहा कि अगर नोटिस वो नहीं सर्विंग ऑफिसर सर्व कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि उनकी शिकायत की जा सकती है ऊपर। तो हर चीज़ का एक प्रावधान बना हुआ है, हर चीज़ों का एक तरीका बना हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला मनमानी नहीं कर सकता आज के डेट में। यदि आपके पास जानकारी है तो आपसे वो फिर नहीं उलझेगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई मैं फंस जाऊंगा। अब अगर मान लीजिए वो नोटिस उनको नहीं देते हैं और जानबूझ करके चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक शिकायत कर देंगे, एसपी साहब को कर देंगे। अब अगली डेट पर उनको जज साहब के सामने हम दिखा सकते हैं ना कि हमने ये चीज़ें करी हैं। इस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन चीज़ों की वजह से जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो नहीं कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, वो निलंबित भी हो सकते हैं जी। तो हमारा कहना है कि पुलिस जो है वो आपकी सहयोग के लिए है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस वालों से भी अपील करता हूं कि आप जो है एक
रिफॉर्म लाइए, पूरे सिस्टम में रिफॉर्म लाइए कि जो पुलिस है जनता को ये लगना चाहिए कि वो उनकी मदद के लिए है, सपोर्टर है। वो उनके सपोर्ट के लिए है। पुलिस के जनता नाम से डरती है। जनता डरती है। स्थिति ये है कि जनता डरती है पुलिस के नाम पुलिस से। के नाम से जनता डरती है। पुलिस चली, जनता को कह दीजिए कि आप जाकर के अपनी एफआईआर करा दीजिए, वो जाएगी ही नहीं। जाएगी नहीं, एफआईआर लिखते ही नहीं, वो जाएगी भी तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो एक तो रिफॉर्म माहौल होना, बदल गया है एक पूरी तरह रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है, लोग पुलिस वालों से भी पूछ रहे हैं कि भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, आपका प्रदूषण एक्सपायर हो गया, आप गाड़ी जो है कैसे चला रहे हैं, दूसरों को आपकी नंबर प्लेट कहाँ है, तो आपको किसने अथॉरिटी दे दी चेक करने की, आप तो इंस्पेक्टर है नहीं, तो टीआई कहाँ है आपके। तो इस प्रकार के प्रश्न अब लोग पूछ रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जनता जो है और जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने और उनको इस प्रकार से किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको जो है हर प्रकार से सहायता की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी जनता और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और आप लोगों को भी कानून से संबंधित कोई जानकारियां अगर चाहिए या जो जिस टॉपिक पे आज बातें हुए उससे संबंधित कोई समस्याएं आपको है तो नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके सुझाव ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी और अगला टॉपिक जो होगा वो बताया जाएगा। और आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज़। धन्यवाद।